हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एजुकेशन हम चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं क्लास 10th का यूरोप में राष्ट्रवाद टॉपिक लेकर आया हूँ, जो एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है तो सिंपल भाषा में देखेंगे तो समान अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना है। दूसरे अर्थों में राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। नेक्स्ट देखेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के विकास में फ्रांस की राजनीति के पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अत्यधिक परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिसमें इटली और जर्मनी के एकीकरण मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरे तरफ नेपोलियन की सुधारवादी नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जागा। नेक्स्ट देखेंगे, 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। कहानी की तरह समझ में आएगा। 1830 की जुलाई क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में निरंकुश राजशाही का स्थान संवैधानिक गणतंत्र ने लिया। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा फ्रांस में उदारवादी मध्यम वर्ग के राजनीतिक महत्व बढ़ गया। 1848 में फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। उसे अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति अवलंबन करते हुए 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टरवादी प्रतिक्रिया था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। फिलिप के पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और न ही उसे विदेश नीतियों में कोई सफल हासिल हो रही थी। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी और बेरोजगारी व्याप्त हो गई। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 में फ्रांस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। राजा ने इस पर रोक लगा दिया अतः पेरिस में विरोध प्रदर्शन हुआ, जुलूस निकाले गए। इस पर पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें अनेक लोग मारे गए। अतः दमनकारी नीति अपनाए जाने के कारण 1848 में क्रांति आरंभ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1830 और 1848 की क्रांतियों की समान विशेषताएं क्या थी। तो सभी क्रांतिकारी प्रतिक्रिया और निरंकुश साम्राज्य की समाप्ति चाहते थे। वे उदारवादी और राष्ट्रवादों के समर्थक थे। वे वैधानिक शासन की मांग कर रहे थे। दोनों क्रांतियों की एक मुख्य विशेषता ये भी थी कि स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा मुख्य मुद्दा था। बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा करें। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह विख्यात राष्ट्रवाद और कूटनीतिज्ञ थे। फ्रैंकफर्ट संसद में उसने भाग लिया। वे रूस और फ्रांस में राजदूत भी रहे। 1848 में फ्रांस प्रशा का चांसलर बना। सर्वप्रथम बिस्मार्क ने प्रशा की आर्थिक और सैनिक सुदृढ़ की। तत्पश्चात उसने डेनमार्क, 1864 में ऑस्ट्रिया, 1866 में सेडोवा का युद्ध तथा फ्रांस 1870 में सेडान का युद्ध पराजित कर जर्मनी का एकीकरण किया। लौ एवं रक्त नीति क्या थी। तो लौ एवं रक्त नीति के बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मनी प्रदेश का एकीकरण था। मेटरनिख कौन था, यूरोपीय इतिहास में क्यों विख्यात है।
मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वह घोर प्रतिक्रियावादी क्रांति के सदस्यों का कट्टर विरोधी एवं पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का समर्थक था। उसने जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित की उसे मेटरनिक व्यवस्था कहा जाता है। अपनी इस व्यवस्था के कारण यूरोपीय इतिहास में विख्यात है। नेक्स्ट देखेंगे मेटरनिक क्या युग क्या है। मेटरनिक युग ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना कांग्रेस के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था तथा राष्ट्रवाद एवं गणतंत्र का विरोधी था। 1848 की क्रांति के मेटरनिक युग की समाप्ति हो गई। जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? जर्मन राइन महासंघ की स्थापना नेपोलियन ने की। जर्मन का राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण कैसे हुआ? 1548 के मध्य में जर्मन में बौद्धिकरण की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। कोयला और खनिज उद्योगों का विकास हुआ। रेल लाइनों का प्रसार हुआ। 1834 में पार्सा की पहल पर जलवेरलाइन शुल्क संघ की स्थापना हुई। इस प्रकार जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण हुआ। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की निम्न प्रमुख बाधाएं थी। लगभग 300 छोटे बड़े राज्य, इन राज्यों में व्यापक राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विशेषताएं, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप तथा मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इटली के एकीकरण में काबूल की भूमिका का उल्लेख करें तथा अथवा काबूल का संक्षिप्त परिचय दें। काबूल की इटली के एकीकरण का राजनीतिक कहा जाता है। 1850 में सर्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुएल की क्रांति में 1892 में प्रधानमंत्री बनी। उसने सैनिक और आर्थिक सुधारों द्वारा साड़ियों का सुदृढ़ की। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली के एकीकरण का प्रश्न उठाया। 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजित कर काबूल ने लोमड़ी पर अधिकार कर लिया। अगर जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं।